नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। राजनीति के बारे में अक्सर हम ये कहा करते हैं कि राजनीति जो न कराए वो कम है, इसलिए तुष्टीकरण की बात भी अब खुल के कही जाती है। अतीक अहमद को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये कहने वाले कोई और नहीं, एक नेताजी हैं। इनका एक बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। ऐसे नेताओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वहाँ टिकट बांटने का फार्मूला तो फिक्स रहता है। जो जीतने वाला होगा उसी को टिकट मिलेगी, ये एक जाहिर फार्मूला है। लेकिन टिकट कैसे काटी जाएगी इसके लिए कोई ठीक ठाक फार्मूला नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ जहां साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, वहां चुनाव से करीब 7 महीना पहले कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीड़ ने जब ये बताया कि सर्वे के आधार पर ही टिकट दी जाएगी, जो जीतने वाला होगा उसे ही टिकट मिलेगी। भला ये बात किसे नहीं मालूम है, लेकिन सह प्रभारी जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? उनके अलावा जिम्मेदार मंत्री अनिला भेड़िया ने भी यह स्वीकार किया कि किसी कंपनी को सर्वे का काम दिया जाता है और वहीं से तय होता है कि टिकट किसे मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में से 71 विधायक कांग्रेस के हैं। जब टिकट काटने की बारी आएगी तो इन्हीं 71 में से ही टिकट काटी जाएगी, तो जाहिर तौर पर असंतोष भी यहीं ज्यादा होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुल जमा 14 विधायक हैं। यदि इनमें से आधे लोगों को भी टिकट नहीं दी जाएगी तब भी असंतुष्टि उतनी नहीं होगी, और जो पुराने लोग हार चुके हैं उन्हें टिकट नहीं देने का भाजपा के पास एक वाजिब कारण होगा कि पिछली बार आप चुनाव हार गए थे, इसलिए इस बार नए लोगों को मौका मिलेगा। विजय जांगीड़ ने जिस भाव में जो बातें कही, उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप गौर कीजिएगा, अनिला भेड़िया को भी सुनिएगा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो तीखे तंज कसे गए उसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम तुष्टीकरण की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे ऑन कैमरा स्वीकार किया गया है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से तुष्टीकरण होती है। फिलहाल टिकट काटने के लिए सर्वे वाली बात। कोई भी विधायक साथी पार्टी के सर्वे के आधार पे या कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के आधार पे ये लगेगा कि ये साथी दोबारा विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगा, पार्टी निश्चित रूप से उसको बदलने का काम करेगी। सर्वे भी करेंगे चुनाव के समय, तो सब अलग अलग कंपनियों से सर्वे भी कराते हैं, कई तरह की सर्वे होती है। उस सर्वे के हिसाब से जो उचित होगा, जिस क्षेत्र में जो विधायक लड़ने लायक होंगे उनको टिकट दिया जाए। वैसे भी कांग्रेस की हालत तो पतली है। कांग्रेस के सर्वे में ये जानकारी है कि 40 से ज़्यादा उनके जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं वो चुनाव हारने वाले हैं, और इसलिए वो कितना भी कर लें कांग्रेस का जाना तय है। लोकतंत्र में संख्या बल मायने रखता है, लेकिन यह संख्या बल तुष्टीकरण की कीमत पर किस तरह से स्वीकार किया जाता है। आप कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला से यह बातें सुन सकते हैं, जिन्होंने साफ तौर पर यह स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में 98% आबादी हिंदू है और शेष 2% आबादी दिगर समाज की। दरअसल सुशील आनंद शुक्ला छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीरनपुर की घटना का जिक्र करते हुए मीडिया से बात कर रहे थे। तब उन्होंने समझाने की कोशिश की कि राजनीति और सत्ता के लिए संख्या बल के क्या मायने हैं। छत्तीसगढ़ में हिंदू समाज की आबादी है 98%, दिगर समाज की आबादी बमुश्किल से 2-2.5%। प्रजातंत्र बहुमत के आधार पर चलता है। यहाँ पे हम 3/4 बहुमत के साथ सरकार में हैं। हम राजनीतिक दल हैं, तो हमें क्या हासिल होगा? हम 2% के लिए तुष्टीकरण करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बहुसंख्यकों में अल्पसंख्यकों का भय दिखा के बहुसंख्यकों के वोट के ध्रुवीकरण करने के लिए ये स्तरहीन राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुशील आनंद शुक्ला छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बेहद जागरूक और संजीदा नेता हैं। जो भी बात कहते हैं नाप तोल के कहते हैं, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जाने क्यों हर एक दिन छोड़कर यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, ये याद दिलाते हैं कि वो भी सीएम की रेस में हैं, वो पहले भी थे। बार बार एक जैसी बयानबाजी को दोहराने का क्या अर्थ है, यह तो आप खूब समझ रहे होंगे, और खासकर कांग्रेस के रणनीतिकार और पार्टी आलाकमान को भी समझ आ रहा होगा टी.एस. सिंहदेव चाहते क्या हैं। टी.एस. सिंहदेव ने जो अभी ताजा बयान दिया है उसे आप ध्यान से एक बार सुनिए, उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसले पर आऊंगा। अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई है, राजनीति में आने की मैंने कभी नहीं सोची थी, आ गया। विधायक बनेंगे, सब सीट रिजर्व थी, वो कभी परिकल्पना नहीं थी। विधायक बनने का भी मौका मिल गया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिल गया।
मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, बने कि नहीं बने, कुछ बात है कि नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मीडिया में इतनी चर्चा हुई कि बिना बने मुख्यमंत्री बन गया। तो सर जीएसटी बाबा 6 महीने चुनाव को बचा है, लगातार बैठकें चल रही हैं, तो आगे आप चाहेंगे? आगे ये सब हाईकमांड की बात रहती है निर्णय करना, और चाहता कौन नहीं है। मैं एक कह दूं कि मैं नहीं चाहता मुख्यमंत्री बनना तो ये असत्य होगा। पर बनना नहीं बनना मुख्यमंत्री, मैंने कभी पहल नहीं की मुख्यमंत्री के लिए। नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूर की थी, मुख्यमंत्री के लिए मैंने पहल नहीं की। वो 4 लोगों को बुलाया गया, उसमें भूपेश भाई बने, और तब से ये ढाई जो चला तो अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साफ तौर पर भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया है कि आरक्षण राज्यपाल के माध्यम से भाजपा ने रुकवाकर जनता से बदला लेने की तैयारी की है, जबकि भाजपा की ओर से पलटवार करते हुए सांसद सुनील सोनी का कहना है यह भ्रम की स्थिति है। इस पूरे मसले पर कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजनेता जिस तरह से जिस भाव से बयानबाजी करते हैं जनता भी खूब समझ रही है। हमारी सरकार का स्पष्ट सोच है, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है, हम छत्तीसगढ़ की जनता को उनके अधिकार जनसंख्या के अनुपात में हम देना चाहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे आप सब ने देखा है, 15 साल सरकार में रहने के बाद, सरकार जाने के बाद जिस ढंग से उनमें हताशा निराशा की दौर से गुजर रही है और यहाँ की जनता से बदला लेना चाहती है, मगर जनता 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी से बदला लेगी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पत्र लिखने की बीमारी है और अभी तक के दर्जनों पत्र केंद्र सरकार को उन्होंने लिखकर और लोगों में एक भ्रम फैलाने का काम किया। पत्र उसके समाधान के लिए नहीं लिखते, वो पत्र इसलिए लिखते हैं कि उनको राजनीति करना है। और एक मुख्यमंत्री, जिम्मेदार मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद में बैठा हुआ मुख्यमंत्री, वो अच्छे से जानते हैं कि किसी समस्या का निराकरण है तो दिल्ली में जाके हम बात करें, हम प्रधानमंत्री जी से बात करें या अन्य कोई वरिष्ठ मंत्री है उनसे जाकर बात करेंगे तो निराकरण होगा। लेकिन वो पत्र करके जो है वो लोगों के अंदर में एक भ्रम, मैं तो पत्र लिख डाले हूं, क्या करो मैं। चुनाव के नजदीक आते आते तक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला और तेजी से काम करने लगेगा, खासकर आरक्षण के मुद्दे पर। जब आगे और राजनीति परवान चढ़ेगी वहां कुछ और बड़ी बातें सामने आएगी। इन सब बातों के अलावा देश की जागरूक जनता का बहुत सारा समय सोशल मीडिया में बीतता है। सोशल मीडिया के दौर में एक नेताजी सीना ठोक कर कह रहे हैं कि अतीक अहमद को भारत रत्न मिलना चाहिए। वही अतीक अहमद जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे थे और उसके भाई अशरफ के साथ यूपी में दिन दहाड़े दोनों को गोली मार दी गई थी। हालांकि सरकारी तौर पर इसे लेकर नाराजगी प्रकट की गई, लेकिन सोशल मीडिया में लोग इन दोनों भाइयों के मरने की खुशियां मना रहे हैं। ऐसा मौका हालांकि कम आता है कि किसी के मरने पर लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खुलकर बातें करें और अपनी खुशी का इजहार करें। लेकिन एक नेताजी हैं जो अतीक अहमद के मरने पर उन्हें भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। फेसबुक में यह वीडियो रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरजीत छाबड़ा ने साझा किया है। आप नेताजी की बातों पर गौर करें। अतीक अहमद के जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूं और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को संसद से अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे? क्या बयान दे रहे हो यार, फालतू बात कर। कांग्रेस कैंडिडेट ऐसी बातों को सुनने के बाद समझने में लगता है विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी का सही उपयोग तो इसी तरह के लोग करते हैं। आज के संघ के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जाके जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, आप हमारे साथ बने रहें। लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।